नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं इस शॉर्ट हैंड वर्ड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने नया चैनल बनाया है और मेरा उद्देश्य इस चैनल को बनाने का सिर्फ यही है कि हम यहाँ पे जो लोग शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं, उनको यहाँ पर फ्री हिंदी शॉर्ट हैंड की डिक्टेशंस मिल सकें। यहाँ पे मैं 80 से लेकर 120 और 130 तक की डिक्टेशन की वीडियो में डालूँगा। इस चैनल पे आप हमसे जुड़िए और यहाँ प्रैक्टिस करिए, और जो कोई सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर हमारी डिक्टेशन पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप तैयार हो जाइए, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। न्यायपालिका में एआई शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय कई मोर्चों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार एआई, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट तकनीकों को बढ़ावा देने में लगी है, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नेटवर्क कवरेज, नियमित बिजली और स्मार्टफोन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है। जब तक हर गांव में मजबूत मोबाइल नेटवर्क, सुलभ इंटरनेट सेवा और डिजिटल साक्षरता नहीं पहुंचेगी, तब तक एआई जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ सभी लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाएगा। यह स्थिति हमारे देश में मौजूद डिजिटल असमानता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तकनीकी सुविधाओं में अंतर बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए मोबाइल टावरों और नेटवर्क कवरेज का विस्तार होने से अधिक लोगों तक कनेक्टिविटी पहुंच सकेगी। साथ ही किफ़ायती इंटरनेट सेवाएं और सस्ती डाटा योजनाएं उपलब्ध होने से ग्रामीण परिवार भी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मोबाइल और इंटरनेट के सही उपयोग की जानकारी देना भी महत्वपूर्ण है। जब बुनियादी ढांचा, किफ़ायती सेवाएं और जागरूकता बढ़ेगी, तब एआई जैसी नई तकनीकों का लाभ देश के अधिक से अधिक नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंच सकेगा। नई दिल्ली में 5 दिवसीय एआई समिट 2026 भारत के डिजिटल भविष्य दृष्टि का सशक्त प्रतिमान गढ़ने का स्तंभ बनेगा। यह शिखर सम्मेलन नीति निर्माताओं, विज्ञानियों, उद्योगपतियों, नव उद्यमियों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है। एआई तकनीक के शोधार्थियों के लिए भी सीखने और समझने का बड़ा अवसर है, जहां नवाचार, नैतिक उपयोग, आंकड़ों की सुरक्षा, नव उद्यम, पारिस्थितिकी, रोजगार सृजन और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर विमर्श होगा। यह स्पष्ट करता है कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सभी के लिए की भावना के साथ बढ़ रहा है। इसमें तकनीक को समावेशी विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में निरंतर गतिशील विमर्श और क्रियान्वयन की ऊर्जा शामिल है। एआई अगली औद्योगिक क्रांति है। पूरा विश्व इसके कारनामे से अभिभूत है। भारत ने इसकी महत्ता को भांपते हुए नई दिल्ली में एआई महाकुंभ का आयोजन कर अमेरिका और चीन के समकक्ष होने का दुनिया को संदेश दिया है। भारत से पहले अमेरिका और चीन अपना
AI मॉडल प्रस्तुत कर चुके हैं। भारत का यह सम्मेलन वास्तव में भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने नेता एवं वकील कपिल सिब्बल की उस याचिका को सुनने से मना कर सही किया जिसमें असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बयानों को आधार बनाकर हेट स्पीच यानी नफरती भाषण के खिलाफ कठोर दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इस याचिका में भाजपा के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी कि केवल वही नफरती भाषण देने के आरोपित हैं। साफ है कि इस याचिका में बड़ी चतुराई से अन्य दलों के नेताओं के विषाक्त माने जाने वाले भाषणों का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया। नफरती भाषण के खिलाफ दल विशेष के नेताओं को निशाना बनाने वाली इस याचिका ने यही बताया कि याचिकाकर्ता स्वयं दुराग्रह से ग्रस्त हैं। देखना है कि वे संशोधित याचिका दायर करते हैं या नहीं और उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशानिर्देश बनाता है या नहीं। वैसे यह आसान काम नहीं, क्योंकि नफरती भाषणों के खिलाफ प्रभावी गाइडलाइंस तभी बन सकती हैं जब इसे परिभाषित किया जाए कि क्या नफरती है और क्या नहीं। इस संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई बार किसी की ओर से कटु सत्य के उल्लेख को द्वेष फैलाने वाला करार दिया जाता है, तो कई बार नफरती भाषण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आवरण पहनाने की कोशिश की जाती है। इस सबके बीच नेताओं की ओर से नफरती या फिर विभाजनकारी अथवा भड़काऊ भाषण दिए जाने का सिलसिला कायम है। नफरती भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के मामले दुर्लभ ही हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई नेता ऐसे भाषण देता है तो उसके दल के लोग उसका बचाव करने के लिए आगे आ जाते हैं। यह भी देखा गया है कि राज्य सरकारें नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रायः पक्षपात करती हैं। कभी वे किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हैं तो कभी किसी के घोर आपत्तिजनक बयान की भी अनदेखी कर देती हैं। इस तरह का सबसे चकित करने वाला मामला तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि का है, जिन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसे बताते हुए उसके खात्मे की बात की थी, पर राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया क्योंकि वे मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की भी अनदेखी की गई। अंततः न्यायपालिका के दखल के बाद ही उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सका। समस्या केवल यही नहीं कि संवैधानिक मूल्यों और शिष्टाचार की अनदेखी के चलते राजनीतिक विमर्श विषाक्त होता जा रहा है और यही माहौल नफरती भाषणों का जरिया बन रहा है। समस्या यह भी है कि नियमन के अभाव में डिजिटल मीडिया में भी नफरती टिप्पणियां बेलगाम हैं। इससे भी सार्वजनिक विमर्श विषाक्त हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी पर तीखा हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा कि उन पर मुकदमे समाजवादियों ने नहीं कराए थे, उन पर मुकदमे पहले के थे। समाजवादियों ने तो एक बार उन्हें बचाया था, लेकिन उन्हें बचाना समाजवादियों की गलती थी। उस गलती को हम स्वीकार करते हैं।
आरोप लगाया कि भाजपा राज में यूपी अपराध और पाप का गढ़ बन गया है। भाजपा राज में यूपी ने संतों के अपमान तक का रास्ता तय किया। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री ने काशी में मणिकर्णिका घाट के साथ ही अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़वा दिया है। सनातन समाज और पाल समाज के लोग मुख्यमंत्री से बहुत नाराज हैं। वहीं पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा कि पूरे यूपी में गैरकानूनी लोगों का राज है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं करता, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठता। धन्यवाद। मैटर को सभी लोग ट्रांसक्राइब करिएगा और गलतियां देखिएगा कितनी है और कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। धन्यवाद।